एवरीवन। आज क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा परिचय। माय नेम इज़ मोनिका प्यासी। मैंने क्लास 10th साइंस 2022 की परीक्षा में साइंस में 95% अचीव किए हैं। इसलिए मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने 10th का साल ख़त्म किया है और 9th और 10th में मेरी साइंस को लेकर स्ट्रेटजी ऐसी रही है कि मैंने अप्रैल और मई में ही अपनी साइंस स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर ली थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में बहुत ज़्यादा था और इसीलिए मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखकर सेल्फ स्टडी करके साइंस को पहले ख़त्म कर लेती थी और साल भर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में मेरा अच्छा रिवीजन हो गया था। ऑल ऑफ देम मेरे 93.2% बने हैं। इसीलिए मैं आपको अभी अच्छे से बता सकती हूँ कि साइंस में शुरुआत कैसे करें, साल भर कैसे साइंस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें और कैसे 95% मार्क्स ला सकें। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको अभिक्रियाओं, समीकरण, इन सब की परिभाषा जानना आवश्यक है। परिभाषा इसलिए नहीं कि हमें इनको रटना है, इसलिए क्योंकि जब हमें हर एक चीज़ का अर्थ पता होता है तब हम पूरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम इस चैप्टर में बहुत छोटी सी वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का फुल सिलेबस बताने वाले हैं। पूरे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। तो चैप्टर का मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। इसमें पहली लाइन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया आपने 9th में पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी तत्व है जैसे कि CO2, C+O2 इज इक्वल टू CO2, आपने ऐसे कुछ समीकरण जैसे 9th में देखे होंगे, तो उससे आप देखिए C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि इन दो तत्वों ने मिलकर कुछ क्रिया की, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब उनका किसी भी तत्व का किसी क्रिया को कहना रासायनिक अभिक्रिया है। और उस अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण, यानी कि प्रतीकों के द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब प्रतीकों के द्वारा निरूपण में आप ये चीज़ देखिए कि सिर्फ ये लिख देना कि C+O2 इज इक्वल टू CO2। इसमें प्रतीक क्या है, धन है, ऋण है, और इसके अलावा आपको इनकी अवस्थाएं बतानी पड़ती हैं कि जैसे कि C है वो क्या है, एक गैस है, और O क्या है, ये भी एक गैस है, और CO2 क्या है, ये भी एक गैस है। देखिए, किसी भी अभिक्रिया को लिखने से पहले हमें कुछ प्रतीकों द्वारा उन्हें निरूपित करना होता है या उनकी अवस्थाएं बतानी होती हैं। जैसे कि S से हम सॉलिड को बताते हैं। सॉलिड मतलब कि ठोस। यदि किसी तत्व की प्रकृति ठोस है तो हम लिखेंगे कि C एक गैस है, लेकिन यदि मानते हैं कि ये एक ठोस है तो C लिख करके ब्रैकेट में उसकी अवस्था को बताएंगे सॉलिड के शब्द S के द्वारा। इसी तरह किसी की प्रकृति यदि गैसीय है तो हम लिखेंगे G का मतलब होता है गैस। यदि किसी पदार्थ की प्रकृति है द्रव्य तो हम लिखेंगे लिक्विड का L। और यदि यदि कोई तत्व जलीय विलयन है तो हम लिखेंगे AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। तो AQ सॉलिड, गैस और लिक्विड, ये पदार्थ की 4 अवस्थाओं को AQ, S, G तथा L के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस तरह हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और हम उनका प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं। नंबर 2, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब अभिकारक और उत्पाद क्या हैं? तो देखिए, C+O2 मिलकर CO2 बनाते हैं। तो ये C और O2 तत्व ये अभिकारक हैं। अभिकारक का अर्थ होता है अभिकारक का अर्थ होता है निर्माण करने वाले, और उत्पाद का अर्थ होता है तैयार वस्तु। C और O2 ने मिलकर CO2 गैस को बनाया, अब ये तैयार हो चुकी है और ये एक उत्पाद है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आपको ये चीज़ जानने से पहले कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता होना चाहिए। तो अभिकारक और उत्पाद, जैसे कि हम किसी समीकरण को लेते हैं, जैसे कि C+O2 = CO2, तो C और O2 ये अभिकारक हैं तथा ये जो बना तैयार वस्तु है ये उत्पाद है। तैयार वस्तु का अर्थ होता है कि इन दोनों के मिलने पर जो हमें वस्तु प्राप्त हुई या जो तत्व प्राप्त हुआ उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो C और O2 ने मिलकर CO2 का निर्माण किया, इसीलिए ये अभिकारक होंगे। C+O2 अभिकारक होंगे तथा CO2 एक उत्पाद होगी। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं, इनकी परिभाषा तथा इनके उदाहरण आपको याद होने चाहिए, जो आपको हर परीक्षा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड तथा बोर्ड में आपको मार्क्स दिलाएंगी। साइंस में आपको अभिक्रियाएं याद रखने की भी आवश्यकता पड़ती है और इन अभिक्रियाओं के उदाहरण हम आपको आगे देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब दो अभिकारक मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया के द्वारा अच्छे से समझेंगे आगे। अब अगली अभिक्रिया है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया तो होती है पर उनमें एक खास बात जुड़ जाती है कि उस अभिक्रिया के उत्पाद के साथ उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगती है। जिस तरह हम एक उदाहरण लेते हैं, CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + ऊष्मा। और ऊष्मा को हम या ऊष्मा लिख करके या ऊष्मा का चिन्ह होता है इस तरह ऊपर की ओर दर्शा देना, इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो CH4 और 2O2 यानी कि ऑक्सीजन के दो अणु, जब CH4 और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तथा साथ में ऊष्मा भी निकलती है। CH4 और O2 के मिलने से CO2 तथा जल तथा ऊष्मा बनती है। यह उदाहरण हो गया किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण या दो उदाहरण आ सकते हैं। आप इनके एग्जाम्पल्स आप गूगल से भी ले सकते हैं और यदि चाहें तो हम अपने चैनल पर भी इसे प्रोवाइड करवा देंगे। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिस तरह हमने देखा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी तरह ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए उसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लेकिन इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा को क्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है।
इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे कि 2PbNO3 अब 2PbNO3 को जब हम हीट देंगे, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2PbO प्लस 4NO3 प्लस O2। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ी, हीट की। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, 2PbNO3 को जब हमने ऊष्मा दी तो हमें 2PbONO3 यानी कि 4NO3 और O2 प्राप्त हुआ। यदि आपको ये PbNO3, PbONO3 या फिर ये तत्वों के जो नामों को हम O या किसी भी द्वारा समझाते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी पढ़नी होगी, तत्वों के बारे में जानकारी लेनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये O, C, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब हैं क्या। अभी आगे बढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये उसकी जस्ट अपोजिट है। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि अभिकारक, क्या मैंने आपको बताया था कि अभिकारक और उत्पाद क्या हैं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और उसमें पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर बने रहना जरूरी है, क्योंकि साइंस में हर आगे वाली चीज़ को पढ़ने से पहले आपको पीछे वाली चीज़ याद होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि अभिकारक क्या हैं और उत्पाद क्या हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, संयोजन में ये अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि उत्पाद जो बना बनाई चीज है वो टूटकर अभिकर्मक में परिवर्तित हो रहा है। तो अभी उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस अभिक्रिया में उत्पाद को अभिकारक कहेंगे और अभिकारक को उत्पाद कहेंगे। इसके एग्जाम्पल को हम आपको आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि वियोजन अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब ये तो आसान सी बात है, यदि आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आई है तो आपको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी समझ में आएगी। वियोजन अभिक्रिया में उत्पाद टूटकर अभिकारक का निर्माण करते हैं, और ये अभिक्रिया यानी कि उत्पाद का टूटकर अभिकारक बनना ये ऊष्मा के द्वारा होता है, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, जिसमें वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। यदि विद्युत के द्वारा होती तो विद्युत वियोजन, प्रकाश के द्वारा होती तो प्रकाशीय वियोजन। तो नाम बस बदल गए हैं बाकी, और इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है और ये पूछी भी नहीं जाती है। IMP है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और संयोजन अभिक्रियाएं। ये तीनों अभिक्रियाएं आपको, ये अभिक्रियाएं, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे ही जाएंगे, इसीलिए क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है तो मुझे अच्छे से याद है कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तब यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को समझना आसान है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का देकर उसकी जगह पर बैठ जाता है तो जो व्यक्ति गिर गया उसका तो अस्तित्व है नहीं या वो हट गया, और विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है कि जो व्यक्ति बैठा है उसको धक्का देकर दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर बैठ जाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। आप इंटरेस्ट और मजाक के साथ अपने मन में उदाहरण दे करके यदि आप किसी चीज़ को समझते हैं तो आप बेशक उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम अभी आपको देंगे नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन नाम भले ही देखने में एक जैसे लगें, पर ये संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी की तरह बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं।
विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यौगिक यानी कि जो 2-3 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। आपने 9th में पढ़े होंगे, हर चीज़ में 9th आ जाती है, 9th को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया खास नहीं है, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया IMP है। विस्थापन अभिक्रिया IMP है और ये तो पूछी ही जाती है, ये पेपर में भी आ चुकी है। 2 नंबर का क्वेश्चन था कि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और उसके उदाहरण बताइए। अब आती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो सुनिए। इसके लिए आपको उपचयन और अपचयन की जानकारी होनी चाहिए। किसकी? उपचयन। अब ये क्या चीज़ है? उपचयन और अपचयन, ये दोनों ही चीज़ ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। किस पर? O2 पर। ऑक्सीजन हमेशा 2 अणु में होती है, इसीलिए O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन पर निर्भर कैसे करते हैं? किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, उपचयन होगा। उप यानी कि उठ रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसे हम उपचयन बोलेंगे। और अपचयन किसे बोलेंगे? जब इसकी कमी हो रही है, यानी जब ऑक्सीजन घटेगी तो हम उसे अपचयन बोलेंगे। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए कि उपचयन होता है ऑक्सीजन में वृद्धि और अपचयन होता है ऑक्सीजन में कमी। तो उपचयन और अपचयन को समझने के बाद अब आप उपापचयन समझिए, यानी जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का, देखिए अभिकारक हमेशा 2 होते हैं, जैसे कि आप अभी क्या देख सकते हैं, हाँ H+O2, ठीक है, 2H+O2। तो इधर क्या होगा? H2O। जब H और O2 मिलकर किसे बनाएंगे? H2O को। तो यहाँ पर हमेशा अभिकारक के, यहाँ पर मेरी बात को समझिए, यहाँ पर हमेशा 2 चीज़ें ही होंगी। 2 चीज़ें मिलकर ही एक नई चीज़ को बनाएंगी। यदि यहाँ पे एक चीज़ होगी तो बराबर में तो कुछ बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर H+O2 मिलकर H2O बनाएंगे। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी अभिक्रिया में 2 अभिकारक होते हैं और उन अभिकारकों में यदि एक का उपचयन होता है, यानी कि एक का उपचयन यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तथा दूसरे अभिकारक की ऑक्सीजन में कमी होती है, तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई अभिक्रिया है, उसमें 2 अभिकारक हैं। पहले अभिकारक में वृद्धि हो रही है तथा दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन में कमी हो रही है। तो जब ये ऐसे गुण हमें किसी भी अभिक्रिया में दिखते हैं तो उसका एक नाम तो रखना पड़ेगा अलग से। तो उसका नाम क्या रख दिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि यदि हाइड्रोजन में, माना कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ रही है तथा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी, यानी कि यहाँ पर यदि O2 थे तो यहाँ पर यानी बराबर के साइड आकर O सिर्फ एक बचा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी हो गई। तो ये क्या हुआ? अपचयन हो गया। और ऐसा होगा यदि तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है, इसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु, जैसे कि लोहा ले लीजिए, अम्ल, आर्द्रता आदि, आर्द्रता मतलब कि नमी, पानी, जैसे हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठंडक वगैरह कुछ बोलते हैं। तो जब कोई धातु, लोहा जैसे कि हवा या नमी के संपर्क में रहता है तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाती है। और लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण के भी उदाहरण आपको याद हो जाने चाहिए। और यदि लोहे पर जंग लग जाए तो क्या कर सकते हैं? तो उन पर पेंट किया जा सकता है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण हमने समझ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं तेल या वसा के उपचयित होने के कारण। उपचयन और अपचयन आपको अच्छे से याद रखना है ऑक्सीजन के द्वारा।
तेल या वसा के उपचयित होने के कारण इससे बने खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? जिसे विकृत गंधिता। इसमें ताव लगा दीजिएगा तो विकृत गंधिता हो जाएगा, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता यानी कि अभी आपने जैसे कि ये बाहर से कुरकुरे वगैरह खाए होंगे, उनको आप एक दिन के लिए खुला छोड़ दीजिए, दूसरे दिन आप उनके अंदर नमी पाएंगे तथा उनका स्वाद भी बदल चुका होगा। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अरे ये चीज़ तो एक्सपायर हो गई है, ये चीज़ तो खराब हो गई है, उसे ही साइंस की भाषा में बढ़ा चढ़ा के विकृत गंधिता बोलते हैं। लोहे को जंग लगने को बढ़ा चढ़ा करके संक्षारण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल या वसा में बने खाद्य पदार्थों को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं अथवा उनके पैकेट में से ऑक्सीजन हटाकर उसको नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से मुक्त कर देते हैं ताकि उनका उपचयन रोक सकें। अब देखिए, अब चीज़ें खराब हों, इससे अच्छा है कि उन्हें बचा लिया जाए। तो उनको बचाने के लिए जो आप पैकेट खोलते हैं ना कुरकुरों का, ये पैकेट बंद चीज़ों को जब आप खोलते हैं तो उनके अंदर से एक हवा निकलती है। वो क्या है? वो नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन गैस है जिसे भरा जाता है उसके अंदर, किसके लिए? जिससे कि वो खराब ना हो। और ये क्या है? विकृत गंधिता से बचाने का उपाय है। जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति के कारण होती है तो उसे विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहते हैं। जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। कहा था, यहाँ पर चीज़ों को सिर्फ बढ़ाया गया है। अब इतना तो सबको पता है। यदि आप वियोजन अभिक्रिया को समझ चुके हैं तो आप ये अच्छे से जान चुके होंगे कि विद्युत के द्वारा होगा तो विद्युत अपघटन होगा, प्रकाश के द्वारा होगा तो प्रकाशीय अपघटन होगा, और ऊष्मा के द्वारा होगा तो ऊष्मीय वियोजन होगा। ये तो आसान सी। चलिए, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है CaO + CO2 = CaCO3। CaO + CO2 = CaCO3। देखिए, अभिक्रिया को लिखने का नियम मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले उस तत्व का नाम लिखेंगे, फिर उसकी अवस्था बताएंगे। जैसे कि CaO एक सॉलिड है। क्या है? ठोस है। तो उसके लिए ब्रैकेट में S लिखा है, फिर प्लस का निशान लगा करके Ca2 जो एक गैस है तो G लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तथा CaCO3 जो एक सॉलिड है। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा अच्छे से समझाता नहीं है, जिससे हमें ये बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं और 11th 12th में समस्या जाती है। इसीलिए आप 10th में इन सभी चीज़ों को क्लियर करके ही जाइएगा। अभी मैं आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे चुकी हूँ। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 = CaO + CO2। इनको याद करने का एक तरीका है, इन्हें हिंदी में याद रखिए। CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड शायद। हाँ, तो ये कैसे बनता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है शायद CaCO3। फिर विस्थापन अभिक्रिया, ये मेरी फेवरेट अभिक्रिया है, मैंने इसे बहुत अच्छे से याद किया था। Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। देखिए, इधर Fe था, इधर CuSO4 था, यह एक यौगिक था। इधर Fe था, इधर CuSO4 था, ये दो चीज़ें थी। लेकिन Cu यानी कि कॉपर आयरन से कमज़ोर था, तो आयरन ने कॉपर को उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह ले ली और कॉपर को साइड में कर दिया। इसने अपनी जगह नहीं दी, इसको साइड में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और उसको विस्थापित कर दिया। विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर ने आयरन को धक्का दिया और आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। ये था किसका? विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया BaCl2 जलीय विलयन + Na2SO4 = BaSO4 जो एक सॉलिड है + 2NaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में ये पूछा जा सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2। Fe2O3 क्या है? सॉलिड है। CO क्या है? गैस है। Fe आयरन सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो ये भी याद रखिएगा,
Fe2CO3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। बार बार बोलते रहिए, याद हो जाएंगे। यहाँ CO का उपचयन हो रहा है व Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। उपचयन यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि, अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन में कमी। बस आज के आपके पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण में जो जो जरूरी चीज़ें थी वो हम आपको बता चुके हैं। और यदि आप चाहते हैं हमसे पढ़ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।